ऑन द बजट संजय अवस्थी, चलो संजय अवस्थी, माननीय संजय अवस्थी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना पहला बजट सदन में पेश किया। बजट पर चर्चा में अपने आप को मैं शामिल करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मैं इतने दिन से सुन रहा था, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, विपक्ष के साथियों ने भी अपना वक्तव्य रखा, अपना व्यू पॉइंट दिया, लेकिन निष्कर्ष मैं जो निकाल रहा हूं वो ये है कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो बजट पर चर्चा कम कर रहे थे और अन्य बातों पर उन्होंने ज्यादा चर्चा की। मेरा यह मानना है कि जो वर्तमान में प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये बेहतरीन बजट पेश किया गया है, जिससे कि हर वर्ग समाज का लाभान्वित हुआ है, होने जा रहा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं। अधिकतर वक्ताओं ने, हमारे विपक्ष में जो हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, उन्होंने एक बात पर चर्चा करी, संस्थान बंद क्यों किए गए। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने जो पूर्व में जो बजट आपने पेश किया गया उसमें उसको यदि आपने सही से पढ़ा होता, समझा होता, जिसमें कि फिस्कल डेफिसिट, जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट जो उसमें रखा गया था वो 4.7% था, जो कि बढ़कर 6.4% हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी अपेक्षाएं थी, आपका खर्चा बढ़ा, आपके पास बजट की व्यवस्था नहीं थी और चुनाव की आहट हो चुकी थी, चुनाव सिर पर थे। आनन फानन में आपने 634 संस्थान खोल दिए, इसलिए आप बजट का प्रावधान नहीं कर पाए कि यह आपकी गलती है और आप इसका दोषारोपण सत्ता पक्ष के ऊपर कर रहे हैं, जो कि गलत है। हाँ, मैं अपने को करेक्ट करता हूं, 900 संस्थान आपके द्वारा खोले गए थे। यह सही फैसला था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, यह संस्थान बंद करने का, और उन्होंने बंद करते हुए भी यह कहा था कि नीड बेसिस पे जो है ये संस्थान पुनः खोले जाएंगे। इसलिए इस बात पर बार बार चर्चा करना यह दर्शाता है कि आपने जब ये बजट जो पेश किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें आप कोई कमियां ही नहीं निकाल सके, इसलिए बार बार उन्हीं मुद्दों को जो है आप उस पर चर्चा करके समय जो है व्यर्थ कर रहे हैं, जो कि गलत है। यदि आप सकारात्मक सोच का चश्मा पहनकर इस बजट के दस्तावेज को पढ़ते तो आपको बहुत कुछ दिखता। अपनी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने की जरूरत है। आप देखें कि यह एक ऐसा बजट है जिसमें रेवेन्यू जनरेशन से लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का समावेश और रोजगार के साधन युवाओं को सृजित करने के जो प्रावधान किया गया है, और साथ साथ ही जो ग्रीन हिमाचल बनाने का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस दस्तावेज के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिया है, यह अपने आप में एक उनका विजन दर्शाता है। यह ठीक है कि आप विपक्ष में हैं, आपका दायित्व बनता है विरोध करना, लेकिन विरोध भी जो है तर्क के आधार पर होना चाहिए। अभी प्रदेश में सरकार बने लगभग 100 दिन हुए, 21 तारीख को 100 दिन पूरे हुए। आज ही आप यदि इतनी ऊंची आवाज से
अपना इतना विरोध आप बजट का कर रहे हैं, अभी आप समय दीजिए, ये बजट 1 वर्ष के लिए, और जो इसमें योजनाएं 13 नई योजनाएं शामिल की गई हैं, आप इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें कि हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। आज जिस तरह से मैं अपनी बात रखूं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं। आज आपके द्वारा 5 वर्ष में 5 बजट पेश किए गए, लेकिन जो समाज का मूलभूत सुविधाओं का जो ढांचा था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि लगभग 3000 स्कूल ऐसे थे जिसमें एकमात्र शिक्षक था। आप किस गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं? आज जो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का प्रावधान किया, घोषणा की गई है, मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सोच रही, उनकी ये सोच दर्शाती है कि किसी भी समाज का उत्थान, किसी भी समाज की तरक्की तब हो सकती है जब वहां का समाज शिक्षित होता है। और इसी उद्देश्य से ये स्कूल जो है हर विधानसभा क्षेत्र में खोले जा रहे हैं। सामाजिक दायित्व की बात करें तो पूर्व वक्ताओं ने यहां से सामने पक्ष से आपने बात रखी कि दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। 1% पर जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए स्टडी लोन की व्यवस्था की गई है। और जो दिव्यांग पेंशन मिलती है उसमें पहले आय सीमा निर्धारित की गई थी, उसको खत्म किया गया है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह रहे, जिन्होंने ओथ लेने के बाद जो सीधे सचिवालय नहीं गए और वो उन बच्चों के पास गए जिनके माता पिता नहीं थे। इस बात को आपने भी स्वीकारा, लेकिन सोच अलग थी। आप सोच देखिए, और उन्होंने इस बात से अपनी जो सोच है, एक मानवता जो उनके मन में है, उस चीज का संदेश पूरे प्रदेश को दिया। महिला सशक्तिकरण के तहत जो उत्थान के लिए योजनाएं उन्होंने लाई, स्कूटी खरीदने के लिए जो उन्होंने सब्सिडी का प्रावधान किया, 25,000 रुपए की सब्सिडी देने का जो महिलाओं को दिया। यहां पर एकमात्र महिला विधायक बैठी हैं। ये सोच जो है, आपने कहा कि कुछ भी नहीं किया। एकल नारी के लिए जो हाउस ग्रांट जो 1,75,000 रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। आंगनवाड़ी वर्कर या पैरा वर्कर्स को 500 रुपए की बढ़ोतरी। मनरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना जो कि लॉकडाउन के दौरान हमारे जो गरीब तबके के लोग थे उनको आजीविका के साधन प्राप्त हुए। और आज आप विरोध करते हैं, आप कहते हैं कुछ नहीं किया। आपको विरोध करना चाहिए था। केंद्र सरकार का जो उन्होंने बजट में 20,000 करोड़ रुपए का जो कट लगाया मनरेगा के बजट पर, आज यदि 240 रुपए की दिहाड़ी, जो मनरेगा की दिहाड़ी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में प्रावधान किया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपको विरोध करने का कोई अधिकार नहीं बनता। यदि आप विरोध करते कि केंद्र के जो बजट में मनरेगा का जो 20,000 करोड़ रुपए का जो कट लगा है उसका विरोध करना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अग्रणी राज्य की सूची में शामिल करने का जो एक संकल्प लिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, उसका प्रावधान रखा गया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं जो कांगड़ा से यहां पर विधायक आए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे विपक्ष के बंधुओं ने, विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने आपकी तरफ से आवाज आई कि कांगड़ा के साथ भेदभाव किया गया। कांगड़ा के साथ यदि भेदभाव किया होता तो आज कांगड़ा को जो कैपिटल, जो इसको टूरिज्म कैपिटल जो घोषित किया है, यह ना होता। इसको भी आपको स्वीकारना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बात करूं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो प्रावधान इसमें जो रखा गया, जिसमें रोबोटिक सर्जरी और पैट स्कैन का प्रावधान रखा गया। इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था। आज
ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको यहीं पर वो सुविधा मिले जिसके लिए बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है, उसका प्रावधान किया जा रहा है। आपको इसको भी स्वीकारना चाहिए था। मुझे याद है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहरी राज्यों में हमारे माननीय पूर्व में निवर्तमान मुख्यमंत्री भी गए थे और हमारे अन्य लोग भी जाते हैं, लेकिन आज यदि इस बात का शुरुआत की जा रही है तो आपको इसका जो है समर्थन करना चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में जो हॉस्पिटल्स को विकसित किया जा रहा है, हर एक, इसमें कोई भी डिस्पैरिटी नहीं हुई है। हर एक विधानसभा क्षेत्र को ये जो है प्रावधान रखा गया है कि एक हॉस्पिटल जो है वहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है उसके रूप में विकसित किया जाएगा। आपको इसको भी स्वीकारना चाहिए, इसको आपको इसके लिए बधाई देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। परमार जी को मैं सुन रहा था, परमार जी ने कहा कि सीने में दर्द है, ये शायद दर्द मर्ज पुराना होगा। आप भी सही हैं, क्योंकि पिछली सरकार में आप नियम की सीमाओं में बंधे थे, बोलना भी चाहते होंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि जो नियम के जो सीमाएं थी उसकी वजह से आप नहीं बोल पा रहे थे। आज आपको समय मिला, लेकिन जो बात आपने बिल्कुल मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को ही सबके संबोधित कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि परमार जी ने अपनी बात रखी, तो ये जो बात रखी परमार जी ने, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे सुखद पहलू जो है वो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है, और स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति ये हमें संविधान ने प्रावधान किया है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है, उसकी एक सीमाएं होती है। आज इतने दिन से जो जिस तरह से चर्चा हो रही है, और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने खास तौर पे जो हमारे साथी हैं रणधीर जी और सत्ती जी आज यहाँ नहीं है, जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया, मैं उसकी निंदा करता हूं, और बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्ति का विरोध नहीं होता राजनीति में, मुद्दों पे विरोध होता है, मुद्दों का विरोध होता है। हमें इस बात को, अपनी मानसिकता को जो है इस तरह से बनाना चाहिए कि हमें मुद्दों पे विरोध करें, व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। और सही है, यहां नए सदस्य आए हैं, आपके पास भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और कांग्रेस की में भी जो नए सदस्य आए हैं, हम उनको क्या विरासत में देके जा रहे हैं? हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है, और इस हाउस की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हमें अपने आप से उदाहरण देना। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जब भी चर्चा हो, मुद्दों पे चर्चा हो, व्यक्ति विशेष का जो यहां नाम ना लिया जाए, उस पे आक्षेप ना किया जाए, ये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करना चाहूंगा। यहां पर जिस तरह से हॉर्टिकल्चर और बागवानी और कृषि पे जो का प्रावधान रखा गया है कि किसानों की आय बढ़े, बागवानों की आय बढ़े, और हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के रूप में जो जिस तरह से विकास की योजनाएं जो यहाँ पर इस बजट के में प्रावधान रखा गया है, मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं याद भी दिलाना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर निवर्तमान मुख्यमंत्री बैठे नहीं है, उनके सभी सहयोगीगण यहाँ पर, कि 2014 की बात याद दिलाना चाहता हूं। 2014 में आपके यशस्वी प्रधानमंत्री सोलन आए थे, और सोलन में उन्होंने घोषणा की थी कि जो बाहरी देशों से जो सेब आता है, जिसकी की कम कीमत की वजह से यहाँ पर जो हमारे बागवान हैं उनको कीमत नहीं मिल पाती है, उस पे हम 3 गुना टैक्स लगाएंगे। ये घोषणा ऑन रिकॉर्ड है, ये घोषणा यशस्वी प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन 2014 से आज 2023 आ गया, 9 साल में आप ये तो करवा नहीं पाए। अगर आप सच्चे हितैषी होते किसानों के और बागवानों के, तो आप दबाव डालते केंद्र सरकार पर कि आप जो है हमारे जो प्रदेश के किसान हैं, प्रदेश के बागवान हैं, उनको जो है नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना करना पड़ता है। आज खेती जो है करने में कठिनाइयां आती हैं, बागवानों को जो है आज फसल का जो अपना जो जितना खर्चा होता है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आप सच्चे हितैषी होते तो आप ये दबाव डालते केंद्र सरकार के ऊपर की जो आप 2014 में वादा करके गए थे उसको पूरा करवाते। आज आपने बात कर रखी कि केंद्र का पैसा 18,000 करोड़ रुपया जो है लगभग
केंद्र सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से आ रहा है। तो ये पहली बार हुआ क्या? ये पहले भी होता आया है, सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का हक है, ये अधिकार है, इससे कोई वंचित नहीं हमें कर सकता। हमें आज गर्व है अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी पे, जिन्होंने आज यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो आज सेस लगाया, उन्होंने यहाँ पर वाटर सेस लगाया। ये सोच है उनकी कि हमें इस दिशा में भी देखना है कि उस राज्य में, जिस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए विरासत में मिला और मात्र 3 महीने में आपको बजट पेश करना हो, उसके बावजूद अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण आज जो ये बजट पेश किया गया, ये एक ऐतिहासिक बजट है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आज तकनीकी शिक्षा में जो जिस तरह से आज एडवांसमेंट की अपनी सोच को दर्शाया और वैल्यू एडेड कोर्सेज और न्यू कोर्सेज जो शामिल किए गए इस बजट के माध्यम से, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज समय, क्योंकि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हमें रिफॉर्म्स लाने होते हैं और ये समय था। आपके पास भी 5 वर्ष का कार्यकाल आपको मिला था, 5 बजट आपने पेश किए, लेकिन अगर आपके बजट जो आपने बजट पेश किए अगर आप वो सही होते तो लोगों ने आपको नकारा ना होता, आज आप विपक्ष में ना बैठते। तो आज आपको से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, इसको आप इसका समर्थन करें और समय दें, क्योंकि अभी 3 महीने हुए, 1 साल के लिए ये बजट पेश किया गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे और जिस तरह से पंचायतों की मजबूती के लिए पंचायत घर का निर्माण, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपने पंचायतों का गठन किया, नई पंचायतें बनाई अपने कार्यकाल में, लेकिन पंचायत का गठन तो हो गया, लेकिन वहां पर उनको पंचायत घर तक नहीं है। आपने पंचायत घर का प्रावधान नहीं किया गया और नहीं है, बहुत कम है। आप देखिए, आप पता कीजिए, आप मैं ये नो बिल्कुल नहीं है। पंचायत घर का निर्माण, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज। आपने पिक एंड चूज करके। अवस्थी जी हाँ बोलिए। अवस्थी जी सर, प्लीज एड्रेस द चेयर, डोंट टॉक इंटरसिव। छोटे दुकानदारों के लिए, रेडी और फड़ी वालों के लिए जो योजना लाई है, आपने 50,000 रुपए का ऋण की व्यवस्था की और उस पर जो ब्याज लगेगा 50% सब्सिडी देने की जो आपने प्रावधान रखा है, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आम जन के ये बजट जो है आम जनों के लिए है। ये बजट जो है एक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा को देखते हुए जो है ये बजट पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत